जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर आपका ये है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत ये दूसरा पेपर है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर में आप लोगों को 2 पेपर लेना था, जिसमें हम लोग पहला पेपर पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आइए पेपर को देखते हैं, पेपर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही में पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हल को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है कि 10 प्रश्न आपसे पूछे गए जाएंगे और एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। पहले क्या था कि जो आपको अगर देखा जाए तो जो ऑप्शनल पेपर ये है इसलिए 10 नंबर का हो गया, एक एक नंबर का था। लेकिन इसके पहले जो आप लोग मेन पेपर दिए थे उसमें 20 नंबर आपको मिलता था और एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का रहता था। तो इसको आप लोग देख लेंगे ये ध्यान से। पहला प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों, आइए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा होता क्या है, इसी की अवधारणा हमें स्पष्ट कर देना है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, शारीरिक शिक्षा में 2 शब्दों का मिश्रण है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एंड एजुकेशन। अर्थात शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो पूरी तरह शिक्षा से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में शरीर के संबंध में शिक्षा देने वाली विषय सामग्री को शारीरिक शिक्षा के नाम से उच्चारित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यवस्थित की समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्व तथा उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है कि शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शरीर विकास हेतु विभिन्न आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है। यह बालक के मात्र व्यक्तित्व का ही विकास नहीं करती, अपितु उसके मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक एवं नैतिक पक्ष है, सबको सबल बनाकर संसार का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों ये शारीरिक शिक्षा हो गया। अभी प्रश्न क्या पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। तो शारीरिक शिक्षा, अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, अगर हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अगर खराब है तो सब कुछ बेकार है। इसी से संबंधित आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों इसमें केवल परिभाषा लिख देना है कि स्वास्थ्य शिक्षा, हम स्वस्थ हैं, जैसे हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो उसी का शिक्षा, उसमें शिक्षा का परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1997 के अनुसार स्वास्थ्य केवल, देखिए ये परिभाषा हो जाता है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा असमर्थता, अपंगता को अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। ठीक है, वह शिक्षा जिसके द्वारा, ठीक है, वह शिक्षा जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रहने के नियम, जानकारी तथा उन साधनों के बारे में प्रमुख रूप से जानता है जिससे वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, वह क्या है, एक शारीरिक फिजिकल एजुकेशन जो था वो भी है यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ होता है कि स्वस्थ होने की अवधारणा को स्पष्ट करें। यानी स्वस्थ होने की अवधारणा, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, कैसे हम स्वस्थ होंगे, इसी की अवधारणा को आपको स्पष्ट कर देना है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, जैसे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, समय से उठना, अच्छे तरीके से जो भोजन है, भोजन में अच्छी तरीके से जो विटामिन्स हैं इत्यादि, जो भी उस तरीके से भोजन लेना, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे इस तरीके से कारण है जिसके द्वारा हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो इस स्वस्थ हम कैसे रह सकते हैं, इसी की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों बैकबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी के अनुसार स्वस्थ का अर्थ क्या है, शरीर, दिमाग या आत्मा का स्वस्थ तथा मजबूत होना जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक बीमारी या दर्द न होना है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में संतुलन की अवस्था का नाम है जो शरीर में बीमारी फैलाने वाले तत्वों को रोकती है। ठीक है, यानी जो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो भी बीमारी आएगी
अगर हम स्वस्थ हैं तो कोई भी बीमारी आती है वो तुरंत हल हो जाएगा और उसमें कोई समस्या नहीं होगी, तुरंत बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, कोई भी बीमारी आएगी तो वो बीमारी हमें जल अपने चपेट में ले लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के बिना जीवन नहीं, इसको स्पष्ट करना है दोस्तों। तो आप इस पर क्या लिख सकते हैं, जल के बिना आपका जीवन क्या इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो जल के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, यहाँ पर जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है इत्यादि, ये सब क्लियर करता है कि जल अगर नहीं रहे तो हम लोगों की क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ये जल हमें क्यों आवश्यकता है इसी के बारे में आपको लिख देना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं, हम रोके हुए हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण के क्या प्रभाव है। प्रदूषण का क्या प्रभाव है इसके बारे में आपको लिखना है। प्रदूषण के प्रभाव, तो प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। विकिरण के स्तर में वृद्धि से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यानी जो ओजोन लेयर है, अभी जो प्रकृति में वातावरण में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर परत, उसमें क्या है कि सूर्य की जो किरण है वो सूर्य की किरण ओजोन परत से छन करके पृथ्वी पर आती है, और ये प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत है इसी में छिद्र हो रहा है, छिद्र हो रहा है, और सूर्य का प्रकाश अब डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आएगा तो क्या होगा कि कैंसर, त्वचा कैंसर की खतरा को बढ़ेगा, हृदय प्रणाली में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कीटनाशक, जैसे हम लोग खेतों में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों खेतों में कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उर्वरता के उपयोग की, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप अकाल और कुपोषण हो सकता है। ये प्रदूषण के प्रभाव हैं। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा हम काट रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ों को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं तो पेड़ के द्वारा, अब देख रहे हैं आप लोग कि गर्मी कितनी हो रही है, यही है कि पेड़ों की कटाई हम लोग कर रहे हैं तो गर्मी भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हम देखेंगे, यही प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं आप लिख सकते हैं। उसमें मानव पाचन तंत्र के बारे में बताना है। मानव पाचन तंत्र, तो दोस्तों इसके बारे में मानव पाचन तंत्र क्या है, तो मानव पाचन तंत्र में जठरांत्र मार्ग और पाचन के सहायक अंग जिह्वा, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय, ये सारे के सारे चीज़ हैं जो कि अब हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो मुंह होता है हमारा, तो उस मुंह में जिह्वा के द्वारा लार ग्रंथियां होती है, और वो ग्रंथियां अग्नाशय यानी पी जाता है यकृत में, उसके पित्ताशय में, ये खाना का पाचन कैसे होता है इत्यादि के बारे में आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर जैसे मुंह, तालू, जिह्वा ये सब दिया है इत्यादि, ये सब दिया है, देख सकते हैं इसको। मानव पाचन कैसे, इसमें क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, पाचन में भोजन को शूद्र घटकों में अपचय शामिल है, जब तक कि उन्हें शरीर में अवशोषित और आत्मसात नहीं किया जा सकता। पाचन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला सेल्फिलिस चरण, जठरीय चरण और आंतरिक चरण, ये 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट, मोच और खिंचाव के उपचार का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपके पैर हाथ में अगर मोचाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो आप कैसे उसको हल करते हैं। आप गांव के भाषा में सोचिए कि अगर आपके हाथ में या पैर में मोच आ गया, चोट लग गया, मोच आ गया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जैसे आपका हाथ पैर मोच अगर कर जाता है तो आप क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर मोच आ गया है तो उस पर हल्दी रखते हैं, गरम तेल, हल्दी और प्याज, गांव का जो इलाज होता है, ठीक है, वही इसमें लिख देना है कि आप प्राथमिक उपचार क्या करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है। जैसे यहाँ पर कुछ और चीज़ दिया गया है कि फार्मूला का ही एक हिस्सा है। मोच के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। एक रुमाल या तौलिए में थोड़ी बर्फ़ ले लें और प्रभावित स्थान पर लगाएं, इससे सूजन और दर्द में कमी आ जाएगी। आप फ्रोजन मटर का कोने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक दिन में 3 बार 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा के लिए बर्फ़ लगाएं, यानी बर्फ़ से हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ से सेकैया करते हैं अगर चोट लग जाता है। यहाँ पर और देखें क्या होता है, हल्दी। दोस्तों हल्दी जो है एंटीबायोटिक होता है, अगर देखा जाए तो जब हमें चोट लगती है तो हल्दी और चूना इत्यादि जो हम लोग घर पर अपना प्राकृतिक इलाज करते हैं, इसी के बारे में लिख देना है। आप खुद अपने से सोच करके ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालयी बालकों
दोस्तों विद्यालयी बालकों में त्रुटिपूर्ण आसन संबंधी दोष का वर्णन कीजिए। अगर विद्यालय के जो बच्चे हैं या घर के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है, अगर त्रुटिपूर्ण आसन करता है, जैसे कोई भी त्रुटिपूर्ण आसन व्यायाम करते हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर गलत तरीके से हम व्यायाम करते हैं तो उसका प्रभाव गलत होता है, सही तरीके से अगर व्यायाम करते हैं तो उसका हमें टॉनिक जैसे प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो अगर एक खराब मुद्रा में रीढ़ और अन्य भागों की असमानता वृद्धि हो सकती है, जिससे जीवन में बाद में गठिया की संभावना। कहने का मतलब वही है कि जो व्यायाम हम करते हैं, जो आसन करते हैं, वो सही तरीके से करें तो वो बेनिफिट देगा, और गलत तरीके से करेंगे तो वो नुकसान देगा। अब है शारीरिक सौष्ठव का महत्व बताइए। दोस्तों ये जो सौष्ठव शब्द है, ये जो गठीला शरीर होता है, सिडौल शरीर होता है, आप लोग देखे होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं उन लोगों का मांसपेशी का निर्माण कैसे होता है, तो उसी से संबंधित है कि शारीरिक सौष्ठव का मतलब जो बॉडी बिल्डर यानी शरीर पर गठीलापन और ये जो दिखाई देता है वही सौष्ठव है। ठीक है, उसमें होता क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे शरीर सौष्ठव सौंदर्य प्रयोजन के लिए मांसपेशी अतिवृद्धि द्वारा किसी की मांसपेशियों के निर्माण का नियंत्रित करने और विकसित करने के लिए प्रगतिशील प्रतिरोधक व्यायाम का उपयोग है। जैसे हम लोग अपना शरीर मेंटेन करने के लिए कहाँ जाते हैं? जिम सेंटर में जाते हैं, और जिम सेंटर में जाते हैं तो हमारा जो मांसपेशी होती है, बाँह की मांसपेशी या जो भी अनेक प्रकार का जो मांसपेशी होती है, इसको जिम करने के द्वारा हम लोगों का मसल सही हो जाता है। तो वही है कि एक शारीरिक सुडौल उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, इत्यादि ये सब सारा चीज़ है, इसकी को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। दोस्तों प्रश्न पूछा गया फ्रैक्चर यानी अस्थि भ्रंश। जब फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? हमारा हड्डी है, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, जब हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग? उसके प्राथमिक उपचार बताइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हड्डी है, यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, अगर किसी कारणवश फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार क्या करेंगे आप घर पर? फ्रैक्चर का इलाज आमतौर पर हड्डी को फिर से संरेखित करने और घायल हड्डी को कम से कम 8 सप्ताह के लिए कास्ट में रखकर स्थिर करके किया जाता है। अधिक गंभीर फ्रैक्चर में अतिरिक्त सुधार फ्रैक्चर उपचार की आवश्यकता होती है, और इसमें हड्डी के सटीक पुनर्संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए छड़, पेच या पिन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये होता है ना, जैसे हड्डी टूट जाती है, अगर हड्डी सही तरीके से नहीं अगर जुड़ने लायक है तो उसमें रॉड वोड डाल दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो लकड़ी बैंडेज जो किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बैंडेज किया जाता है, ये किया जाता है। इसी को आप लिख सकते हैं। दोस्तों अब सेशन बी के अंतर्गत देखना है। सेशन बी के अंतर्गत आपको 5 प्रश्न करने हैं, और ये पाँचों प्रश्न आपको 5-5 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आपको स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाना है। ठीक है, इसका लक्ष्य मनुष्य को सामूहिक जीवन यापन हेतु तैयार करना है। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है सहनशीलता, परस्पर सहयोग तथा किसी मनुष्य का मानसिक दृष्टि से अध्ययन करना है। यह मनुष्य को समय का सदुपयोग करना सिखाता है। ये स्वस्थ शरीर के उद्देश्य हो गए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको ऑप्शनल प्रश्न के तौर पर ये मिल जाता है। कुपोषित छात्रों के स्वास्थ्य सुधार के क्या उपाय हैं? दोस्तों आप लोग कुपोषित बच्चे देखोगे, जैसे गाँवों पर कोई बच्चा होगा बिल्कुल हड्डी पतला है, मांस बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल झुक गया है, यानी कुपोषित। उसको जो सही तरीके से जो मिनरल्स, विटामिन इत्यादि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो उन बच्चों को अगर कुपोषित हो गए हैं तो उनका अगर स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों? तो उनके लिए अगर देखा जाए तो एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो टीकाकरण, मौखिक पुनर्जलीकरण, समय समय पर कृमिनाशक उपाय और सामान्य बीमारियों का उचित उपचार प्रदान करें, समाज में कुपोषण को रोकने में दीर्घकालिक योगदान कर सकती है। ठीक है, ये दीर्घकालीन योगदान कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। दोस्तों शारीरिक शिक्षा का महत्व, ये जो हम पॉइंट आप लोगों को दिए हैं दोस्तों, ये छोटा छोटा केवल आपको समझने के लिए दे दिए हैं। आप थोड़ा सा अगर समझ जाते हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा क्या है, आपको
शारीरिक शिक्षा क्यों लेना चाहिए, इसका महत्व क्या है? आप खुद सोचिए ना कि आपका शरीर अगर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, शरीर गठीला रहे तो क्या क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। तो वही है कि शारीरिक शिक्षा, जैसे जिम है, हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, जिम वाले आपको शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, मानसिक स्फूर्ति। और अगर शरीर देखा जाए स्वस्थ रहेगा तो उसमें क्या क्या होता है, जो आपका मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क में स्फूर्ति रहती है, तेज तराक होता है, हर एक कुछ भी अगर होता है तुरंत हम सीख जाते हैं। ये शारीरिक शिक्षा का महत्व हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया प्रश्न कि संतुलित आहार के महत्व बताइए। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबी उम्र भी प्रदान करता है। यह व्यक्ति के वजन को संतुलित रखने के साथ साथ ही उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी मददगार होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। ये संतुलित आहार का महत्व है। आप खुद सोच सकते हैं कि संतुलित आप आहार लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। जो बालक होते हैं उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसी को आपको बताना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपके लिए मैं इस तरीके से पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, रिजल्ट कब आएगा या जो भी मैटर आता है बीएड का, ठीक है, आपको बीएड प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि जो भी ज़रूरत होती है, इस चैनल पर अगर कमेंट करेंगे तो यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आपके लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के पास अगर शेयर कर देते हैं तो उससे हम मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए क्या होगा कि मोटिवेट होंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे ये, तो हमें लगेगा कि नहीं हमें बनाना ज़रूरी है, हमें बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट ये देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या इसमें देखना है, एक बात और है दोस्तों, अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, देखिए इस सप्ताह में रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है। अभी आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पेपर प्रश्न पूछा गया, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ शिक्षा और साक्षरता। शिक्षा और साक्षरता कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आप खुद सोचिए। आप शिक्षित हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को पर ध्यान दे सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जानकारी है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी शरीर को क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर आप वैसे तैसे अपना करते रहेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण, दूसरा है जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, तीसरा है संस्कृति, लिंग, आय और सामाजिक स्थिति, रोजगार, काम करने की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, विद्यालय स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, यानी विद्यालय अगर स्वच्छ रहे तो उसका क्या तात्पर्य है। दोस्तों विद्यालय स्वच्छ रहेगा तो हमारे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको कोई रोग नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, इत्यादि बहुत सारे जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि अगर आपका विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो स्वच्छता है, साफ सुथरा है, तो उसका क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो स्वच्छ विद्यालय अगर साफ़ सुथरा जगह है तो वहाँ ब्रेन भी आपका बहुत तेज़ चलता है, पेड़ पौधे हैं, फूल पौधा लगा हुआ है, वहाँ आप जाइएगा तो जाने के बाद ही आपका ब्रेन जो मस्तिष्क है वो कुछ अलग तरीके से रिएक्शन एक्शन करेगा। और बिल्कुल गंदा जगह है वहाँ आप जाइएगा तो आपका ब्रेन अलग तरीके से रिएक्शन एक्शन जो भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संक्रामक रोग की विवेचना कीजिए। दोस्तों संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होता है। अभी कोरोना जो चल रहा था उसमें क्या था, कोरोना भी एक संक्रामक रोग ही था। उसमें जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे जीव में जो फैलता है वो संक्रामक रोग होते हैं। तो वो संक्रामक रोग की विवेचना कीजिए। संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं। इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे
दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यौगिक अभ्यासों से आप क्या लाभ है, यानी जो यौगिक अभ्यास है, यौगिक अभ्यासों से क्या लाभ है। योग के अभ्यास की कला व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन करके शांत शरीर और मन प्राप्त करवाता है। तनाव और चिंता का प्रबंधन करके आपको राहत देता है। यह शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने में, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। क्या यौगिक, यानी योग हम लोग क्यों करते हैं, योग का क्या महत्व है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हैं, जैसे घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी और पापा दो लोग हो गए, अगर ये दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। अगर ये व्यक्तिगत, ये आप पर्सनल सोचिए कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहते हैं तो क्या क्या फ़ायदा है, या व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। आप स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा तो अगला को भी स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए अपना बोल सकते हैं, कह सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे पहले शरीर की सफाई, बच्चे को प्रतिदिन स्नान करने और हाथ धोने का महत्व बताएं। सफाई की आदतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिदिन नहाना और भोजन से पहले टॉयलेट या उपयोग करने के बाद भली प्रकार हाथ धोना सिखाना है। इसी में नियमित रूप से बालों को धोना, शैम्पू करना, तेल लगाना भी शामिल है। ये व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के जैविक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। शारीरिक शिक्षा की जैविक सिद्धांतों की व्याख्या करें। इसका अर्थ होगा कि वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों ये भी प्रश्न क्लियर हो जाए। अब सेशन सी का दोस्तों आप लोग देखेंगे, सेशन सी के अंतर्गत आपको 500 शब्दों में प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये होगा कि जो ऑप्शनल पेपर में है दोस्तों, एक पेपर आपका 7.5 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 7.5, यानी यहाँ से केवल आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पेपर आप देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, बड़ा वाला क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अगर हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा। आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि पहला प्रश्न वो देख लिया आप, इसमें हल है। ये आपका इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा हम बता देंगे। अभी पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसमें यह है कि 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि खेलों की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, खेलों की आवश्यकता, खेल की आवश्यकता हमें क्यों है, उसका महत्व क्या है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो 9 नंबर का क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक शिक्षण की क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वैश्विक तापन के बारे में, ये सब है, हल है इसका। वैश्विक तापन क्या है, नेक्स्ट एक सेकंड, वैश्विक, हाँ 11 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है आपका, विद्यालयों में प्राथमिक उपचार आवश्यक है। क्यों प्राथमिक उपचार रखना आवश्यक है, हम लोग फर्स्ट एड किट विद्यालय में क्यों रखते हैं, हमें क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये पेपर थे, सारे प्रश्न आप लोगों के सामने थे। अब क्लियर होता है कि आपको अगर देखा जाए कि इसका PDF चाहिए। दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ आप केवल आप टेलीग्राम अपलोड मारिए, लोड करिए ऐप को, उसमें आप RP टारगेट एजुकेशन लिख दीजिए।
आरपी टारगेट एजुकेशन लिखिए। वहाँ आप जैसे ही लिखेंगे हमारा लोगो आ जाएगा, इस चैनल का लोगो आ जाएगा, ठीक है। इस चैनल का लोगो आपको सामने दिखाई देगा और वहाँ से आप अगर ऐड हो जाते हैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर प्रश्न ये सारे चीज़ समझ में आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।